हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल। और ये कैसे होता है वही हमें देखना है। पैकेजिंग कैसे होती है डीएनए की यूकैरियोटिक सेल में। पैकेजिंग के लिए हमें ये जानना होगा कि जो डीएनए है वो डीएनए की जो लेंथ होती है वो काफ़ी लंबी होती है। अगर आपको डीएनए पैक करना है तो आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि डीएनए की लेंथ काफ़ी बड़ी होती है और जिस जगह इसको फिक्स करना है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो काफ़ी छोटा होता है। अगर मैमेलियन डीएनए की बात करें तो मैमेलियन डीएनए लगभग 2.2 मीटर का होता है, तो ये काफ़ी लंबा है। डीएनए की लेंथ काफ़ी बड़ी है मैमेलियन सेल में और 2.2 मीटर लगभग होती है। और इसका जो न्यूक्लियस है वो होता है 10⁻⁶, इतना छोटा होता है, मतलब काफ़ी छोटा होगा। पॉइंट में उसका डायमीटर है। तो इतने छोटे न्यूक्लियस में किस तरीके से इस डीएनए को फिक्स किया जाता है या फिर आप बोलोगे उसको पैक किया जाता है, वही हमें पढ़ना है यूकैरियोटिक सेल में, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। चलिए शुरू करते हैं। और डीएनए जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी बड़ा होता है, बट हमें पैकेजिंग के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती है। उसमें ऑब्वियसली पहला तो डीएनए है। सो आपको डीएनए चाहिए होगा जिसे आपको पैक करना है। और डीएनए के साथ हमें और कुछ चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कि कुछ प्रोटीन्स चाहिए होते हैं। और ये जो प्रोटीन होते हैं, ये दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन होते हैं एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। इस तरीके के दो प्रकार के जो प्रोटीन है वो यहाँ पे यूज़ किया करते हैं हम पैकेजिंग के लिए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और डीएनए के चार्ज नेगेटिव होता है। अब डीएनए का चार्ज नेगेटिव क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द फॉस्फेट। डीएनए के पास काफ़ी सारे फॉस्फेट मॉलिक्यूल लगे होते हैं और इसीलिए इसका चार्ज बन जाता है नेगेटिव। बट हिस्टोन मॉलिक्यूल्स जो है प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, वो पॉजिटिव चार्ज के होते हैं। बट हाँ, इतनी चीज़ें आपको लगती है एक डीएनए को पैक करने के लिए। एक डीएनए लगेगा और डीएनए के साथ साथ आपको कुछ प्रोटीन लगेंगे जो कि एक हिस्टोन है और दूसरा नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। और ये तीनों चीज़ें लगती है, मतलब डीएनए के पैक करने के लिए, डीएनए को पैक करने के लिए हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन दोनों की ज़रूरत होती है। आप डीएनए को अकेले पैक नहीं कर सकते हो, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। ये सबसे पहली बार बताने वाले थे रॉजर कॉर्नबर्ग। रॉजर कॉर्नबर्ग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि अगर आपको डीएनए को पैक करना है तो आपको लगेंगे प्रोटीन हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन। इस तरीके के दो प्रोटीन आपको लगने वाले हैं, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्लस डीएनए। इन तीनों का कॉम्बिनेशन से आप डीएनए को पैक कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं कि डीएनए को कैसे पैक करें। अब जैसे कि मैंने आपको बताया डीएनए नेगेटिव चार्ज का है, तो हमें यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं वो होते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन सबसे इम्पोर्टेंट है और जैसे कि मैंने बताया वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। बट हिस्टोन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है और शायद आपको पता होगा कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है ये अमाइनो एसिड के चेन से बनता है। जैसे कि ये बहुत सारे अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल आपस में जॉइंड होते हैं और एक पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। ये जो अमाइनो एसिड यहाँ पे जॉइंड हुए हैं, दो अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन से जॉइंड होते हैं। पेप्टाइड चेन या पेप्टाइड बॉन्ड बोल सकते हैं आप उसे, पेप्टाइड बॉन्ड इससे अटैच होते हैं। सो ये बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे होते हैं, इसलिए इस पूरे चेन को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। बट हाँ, यहाँ पे ये अमाइनो एसिड ही वो होंगे जो कि मिलके एक पूरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो हिस्टोन कौन से अमाइनो एसिड से बनता है, वो एक क्वेश्चन आता है। तो हिस्टोन कॉम्बिनेशन ऑफ दो अमाइनो एसिड से बनता है, उनका नाम है लाइसिन एंड आर्जिनाइन। लाइसिन एंड अर्जिनाइन ये दो ऐसे अमाइनो एसिड है जिनके कॉम्बिनेशन के चेन से ये हिस्टोन प्रोटीन बनते हैं। हिस्टोन प्रोटीन वैसे तो 5 है, हिस्टोन प्रोटीन्स 5 है, बट 4 पैकेजिंग में हेल्प करते हैं और 5th वाला भी करता है, बट जो एक है वो हम उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। बट 4 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और वो कौन कौन से हैं वो जानते हैं।
4 हिस्टोन प्रोटीन में सबसे पहला हिस्टोन प्रोटीन होता है H2A, दूसरा होता है H2B, देन थर्ड आता है H3, फोर्थ इज H4। सो इस तरीके के 4 हिस्टोन प्रोटीन हमें चाहिए होते हैं अगर आपको डीएनए को पैक करना है। तो ये टोटल 4 हो गए। बट डीएनए को पैक करने के लिए सिर्फ 4 ही नहीं, और 4 हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। और वो 4 हिस्टोन प्रोटीन इनकी कॉपीज होती है, जैसे कि H2A की कॉपी H2A, H2B की बन जाएगी H2B, और ऐसे बहुत सारी कॉपीज होती है जैसे H3 और H4। इस तरीके की ये 4 अमाइनो एसिड की एक एक कॉपीज यहाँ पे आ जाती है। तो ये ऑलरेडी जो 4th है वो और इनकी कॉपीज 4 मिला के 8 हिस्टोन जो है प्रोटीन्स वहाँ पे रह जाते हैं। सो 8 हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को पैक करने में हेल्प करते हैं। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, आटो के आटो पैकेजिंग में काम में आते हैं, डीएनए के पैकेजिंग में। प्लस एक जो बच गया है वो है H1 प्रोटीन। H1 प्रोटीन ये हिस्टोन प्रोटीन ही है, बट इसको पैकेजिंग में बाद में इस्तेमाल किया जाता है। कब करेंगे वो हम देखेंगे। बट हाँ, वो 5 होते हैं हिस्टोन प्रोटीन जिसमें H1 पहले आता है, और जो 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है H2A, H2B, H3, H4। और हम सिर्फ 4 ही यूज़ नहीं करते, हम 8 यूज़ करते। तो 8 कैसे बने? 4 तो ये ओरिजिनल है और 4 इनकी कॉपीज़ होती है, H2A, H2B, H3 और H4 ये कॉपीज़ है उन ओरिजिनल 4 हिस्टोन की। चलो बात करते हैं अभी इन 4 जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, वैसे तो 8 है टोटल, 8 जो हिस्टोन प्रोटीन है वो आपस में एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहला हिस्टोन प्रोटीन है H2A, उसके पीछे उसकी कॉपी अरेंज होती है और वो भी क्या होगी? H2A। उसके बाद इसके नीचे ओरिजिनल वाला H2B ये वाला हिस्टोन प्रोटीन अटैच होगा। उसके बाद में H2B के पीछे उसकी कॉपी अटैच होगी H2B वाली। उसके बाद यहाँ पे एक और प्रोटीन आएगा जिसे हम H3 कहेंगे। H3 के पीछे उसकी कॉपी होगी H3। उसके बाद यहाँ पे आएगा H4 और H4 के पीछे उसकी कॉपी होगी जिसे हम H4 ही कहेंगे। तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसमें 8 के 8 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, और ये 8 होते हैं इसलिए इस स्ट्रक्चर को ऑक्टेमर कहते हैं। बट ये हिस्टोन से बनता है इसलिए इसे कहते हैं हिस्टोन ऑक्टेमर। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज हिस्टोन ऑक्टेमर। और ये हिस्टोन ऑक्टेमर टोटली पॉजिटिव चार्ज का होता है। अब ये ऑक्टेमर बन जाने के बाद क्या होता है वो देखते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया डीएनए पॉजिटिव चार्ज का, डीएनए नेगेटिव चार्ज का होता है। और डीएनए जब नेगेटिव चार्ज का डीएनए जब पॉजिटिव चार्ज के प्रोटीन के पास में आता है तो उससे वो अट्रैक्ट हो जाता है और अपने आप को वो इस हिस्टोन प्रोटीन में कॉइल्ड अप करने लगता है। राउंड वो राउंड करता है, उसके रैप अप होता है। और पहला राउंड वो आसानी से कर लेता है, बट जब वो दूसरा टर्न वो करने वाला होता है तो वहाँ से वो निकल जाता है। सो ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे जो ऑक्टेमर है उसके ऊपर जो डीएनए है उसने 1/3/4 टर्न यहाँ पे की है। 1/3/4 टर्न मतलब होता है कि ये जो डीएनए है वो उसने पहली बार टर्न किया, बट जब वो दूसरी बार करने ही वाला था, मतलब दूसरी टर्न होने ही वाली थी, तो वो वहाँ से निकल गया। तो इसको आप 1.7 और 1.8 समथिंग लिख सकते हो, बट आप उसको 2 टर्न किया ऐसे नहीं बता सकते हो। दूसरा करने ही वाला था टर्न, बट वो वहाँ से निकल जाता है। इसीलिए एक रेशो में उन्होंने दिया है 1/3/4 टर्न। सो यहाँ पे जो डीएनए है वो इन ऑक्टेमर में, हिस्टोन ऑक्टेमर में 1/3/4 टर्न करता है। सो अभी क्या होता है आगे देखते हैं। अब आपको एक पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें डीएनए है प्लस हिस्टोन ऑक्टेमर है। अब ये ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें डीएनए भी है और हिस्टोन ऑक्टेमर भी है, ये स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। अब ये न्यूक्लियोसोम में क्या क्या चीज़ें हैं ध्यान से देखना। डीएनए है और हिस्टोन ऑक्टेमर है। सो अब यहाँ पे क्या होगा वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें और एक क्वेश्चन आता है कि जो डीएनए हिस्टोन ऑक्टेमर में रैप अप हुआ है उसमें कितने बेस पेयर्स है वो हमें बताने होते हैं। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक
इतने पोर्शन में जो डीएनए है उसमें कितने नाइट्रोजन उसमें कितने बेस पेयर्स है वो हमें दिखना होता है। बेस पेयर कितने हैं तो उनका अप्रोक्सीमेट रेशो आता है 200, अप्रोक्सीमेट है 200 बेस पेयर। बट कोई टेक्स्ट बुक में ये रेशो अलग भी होता है, ये जो नंबर है वो अलग हो जाता है। जैसे कि कोई टेक्स्ट बुक में 146 बेस पेयर लिखते हैं, ये अलग हो सकता है, अलग टेक्स्ट बुक में अलग हो सकता है, बट अप्रोक्सीमेट कितना आता है 200 बेस पेयर। सो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट तक के जितना भी डीएनए इस ऑक्टेमर में है, उस ऑक्टेमर वाले डीएनए में लगभग 200 बेस पेयर्स कवर हो जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे वाले हिस्टोन प्रोटीन की। देखो, हमने 4 हिस्टोन प्रोटीन और उनकी कॉपीज तो अरेंज कर ली, बट वो जो एक बच गया था H1 हिस्टोन प्रोटीन, उसका क्या काम होता है वो देखते हैं। जब डीएनए स्ट्रैंड ऐसे जा रही होती है तो उसको यहाँ पे एक पिन की तरह यहाँ पे वो अटैच हो जाता है, और ये जो H1 प्रोटीन है ये बाद में अटैच होता है, और वो इसीलिए अटैच होता है क्योंकि वो डीएनए को कंप्लीटली इधर फिक्स करना चाहता है। जैसे कि हम पिन लगाते हैं ना, जैसे कि अगर कोई कपड़ा अगर हम लपेट रहे हैं अपने सर पे तो हम एक पिन लगा देते हैं जिससे वो एक स्टेबल पोजीशन पे रहता है, वैसे ही यहाँ पे एक पिन की तरह ये H1 प्रोटीन वहाँ पे रहेगा। बट क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या H1 प्रोटीन जो है वो इस न्यूक्लियोसोम का हिस्सा है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोसोम डीएनए और हिस्टोन ऑक्टेमर से बना है और H1 हिस्टोन ऑक्टेमर में नहीं आता, इसलिए न्यूक्लियोसोम का हिस्सा H1 नहीं है। तो ये था यहाँ पे न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है तो देखते हैं। सो अब जैसे कि आपने देखा कि ये एक न्यूक्लियोसोम में क्या होता है, हमने देखा डीएनए किस तरीके से रैप अप होता है। अब ये एक ही न्यूक्लियोसोम नहीं होता, डीएनए काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सारे न्यूक्लियोसोम यहाँ पे बनते हैं। काफ़ी सारे न्यूक्लियोसोम यहाँ पे होते हैं और एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक डीएनए आया, उसने पहला टर्न किया, दूसरा नहीं किया, करने ही वाला था वो आगे निकल गया, फिर एक टर्न हुआ, फिर इस तरीके से 1/3/4 टर्न चलती रहती है और एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें न्यूक्लियोसोम और डीएनए इस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है। ये पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग ये स्ट्रक्चर कहा जाता है। और बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर जो है, इसमें न्यूक्लियोसोम और डीएनए बहुत सारे होते हैं। उसके बाद क्या होता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर जब बन जाता है तो उसके बाद यहाँ पे 6 न्यूक्लियोसोम, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम होते हैं, बट उसमें से 6 न्यूक्लियोसोम आपस में पास में आते हैं। जैसे कि इस तरीके से 6 न्यूक्लियोसोम आएंगे, ये 3 4 5 6, इस तरीके का 6 न्यूक्लियोसोम का कॉम्बिनेशन बनेगा, 4 6 यहाँ पे ऐसे बहुत सारे 6 न्यूक्लियोसोम की कॉम्बिनेशंस बनेंगे और ये आगे बनते जाएंगे। जितना डीएनए है उतना बनते जाएंगे, 6 न्यूक्लियोसोम के यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। इसमें होगा क्या, डीएनए का अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा, आपको स्ट्रक्चर थोड़ा अलग नज़र आने लगेगा। सो यहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस होती है जिसमें डीएनए के जो न्यूक्लियोसोम है वो पास में आता है और उसके कारण 6 न्यूक्लियोसोम जब आपस में लूप क्रिएट करता है तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर वहाँ पे नज़र आएगा। और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये टेलीफोन वायर की तरह लगता है, बिल्कुल टेलीफोन वायर की तरह लगता है, और ये स्ट्रक्चर को कहते हैं सोलेनॉइड ये स्ट्रक्चर होता है। और ये सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बनने के बाद बनता है। और ये कैसे बना सोलेनॉइड, ये जो 6 न्यूक्लियोसोम थे वो आपस में पास में आए और पास में आने के बाद लूप क्रिएट किया, जैसे कि एक लूप है, इस तरीके से ऐसे काफ़ी सारे लूप्स यहाँ पे बन जाते हैं और एक पूरा एक टेलीफोन वायर स्ट्रक्चर होता है और उसे हम सोलेनॉइड ये नाम से जानते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद और कंडेंसेशन प्रोसेस होती है। सोलेनॉइड के बाद में ये जो यहाँ पे सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बना है इसमें और पास में आते हैं न्यूक्लियोसोम और यहाँ पे और एक लूप फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे और न्यूक्लियोसोम अरेंज होते हैं और लूप बनाते हैं, इस तरीके से लूप बनाएंगे। और
यहाँ पे ये न्यूक्लियोसोम्स है जो कि लूप फॉर्मेशन कर रहे हैं और उसके ऊपर डीएनए रैपअप है इस तरीके से, और ये डबल लूप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगा। और ये जो डबल लूप लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये डबल लूप लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर। इसे हम कहेंगे क्रोमैटिन फाइबर, जो कि कब बनेगा, सोलेनॉइड जब और आगे क्लोजली कंडेंस्ड होगा तब जाके क्रोमैटिन फाइबर बनेगा। सो सोलेनॉइड मतलब एक ही लूप, मतलब 6 न्यूक्लियोसोम का जो लूप बन रहे थे वो वाले स्ट्रक्चर थे, बट ये 6 लूप वाले और कंडेंस्ड हुए और पास में आए, तो यहाँ पे डबल लूप्स यहाँ पे आपको दिखे, और ये जो डबल लूप्स वाले स्ट्रक्चर है वो क्रोमैटिन फाइबर के नाम से पहचाना जाता है। आफ्टर क्रोमैटिन फाइबर ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में पास में आ जाते हैं, और जब वो न्यूक्लियोसोम आपस में पास में आ जाते हैं तो एक कंडेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है, और वो कंडेंस स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं कि वो है क्रोमोसोम, वो होता है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम कब बनता है, जब क्रोमैटिन फाइबर और कंडेंस्ड होते हैं तब जाके क्रोमोसोम बनता है। सो जब क्रोमैटिन फाइबर और आगे जाके कंडेंस्ड फॉर्म में जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्रोमोसोम ये न्यूक्लियस में आ जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि क्रोमोसोम न्यूक्लियस में होता है। तो क्रोमोसोम जब ये स्ट्रक्चर बनता है तो ये इस न्यूक्लियस में आ जाता है। तो इसका मतलब है कि हमने एक बड़े से डीएनए को छोटे से न्यूक्लियोसोम में पैक कर लिया। और पैक किस तरीके से किया, आपको सारी प्रोसेस समझ गई होगी। बट इसके बाद, मतलब ये क्रोमोसोम बनने के बाद भी यहाँ पे एक डिफरेंट तरीके की अरेंजमेंट होती है। यहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। इस क्रोमोसोम वाला जो कंडेंस स्ट्रक्चर है, इसको ऐसे ही रखने के लिए हमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का कैसे और क्या काम होता है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो, और अगर नहीं आया है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ गुड एंड हेल्दी डे।